हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सागरीय लहरों द्वारा निर्मित स्लाकृतियाँ। ठीक है, इसमें हम करेंगे सबसे पहले अपर्दन क्रिया और कौन कौन अपर्दन क्रिया करता है वो। पहले तो ये जान लें कि अपर्दन क्रिया करता कौन है और कौन सी अपर्दन क्रिया होती है। करने वाले हैं आपके लहरें, धाराएं, सुनामी और ज्वारीय तरंगे। अब जो क्वेश्चन आपसे नेट में पूछा जाता है वो पूछ लिया जाता है कि सागरीय लहरों द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक क्रिया कौन सी होती है। सीक्वेंस पूछ लिया जाएगा तो आप याद रखना, नंबर 1 पे आएगा आपका जलगति क्रिया, सेकंड जो है अपघर्षण, थर्ड में आएगा सन्नी घर्षण और फोर्थ में आपका आएगा जलदाब क्रिया। ठीक है, और ये सीक्वेंस ही आपको याद रखना है। ये वही वाला है जो रिवर अपर्दन क्रिया कर रही थी, वैसे ही आपकी ये सागरीय लहरें अपर्दन क्रिया करती हैं। उसके बाद हम इनसे निर्मित स्लाकृतियाँ करेंगे। पहले जो हम करेंगे वो अपर्दनात्मक यानी कि इरोजन से जो स्लाकृतियाँ बनी वो, और दूसरी आपकी करेंगे निक्षेपणात्मक। तो अपर्दनात्मक में पहली आपकी बनी है तटीय भृगु। तटीय भृगु पहला पॉइंट तो आपके सामने मैं यही बोलूँगी कि इस टॉपिक में आप जो सोचेंगे समझेंगे वो सिर्फ ये सोचना है, ये आपका तट है और ये आपकी हैं सागरीय लहरें। जो पूरा टॉपिक है इन दोनों के बीच में ही चलेगा ये। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, तटीय भृगु जैसे कि सागरीय लहरें आई तो ये क्या करती हैं, जो तट पे होती हैं इसका अपर्दन करना शुरू कर देती हैं नीचे इसके बेस का, और ऊपर से जो ये है इसका जो ऊपर का जो भाग होगा ना ये खड़ा रह जाता है, और अगर आप इसको सामने से देखेंगे तो ये इस तरीके से लटकता हुआ सा दिखाई देगा। इसी को बोला जाता है तटीय भृगु। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है वो है आपका लघु निवेशिका। आप इस इमेज में भी देख रहे हो, ये सागर है आपका और ये आपका तट है। तो इसमें क्या होता है, सागरीय लहरें हैं जैसे इधर से आ रही हैं तो ये आपका तट है। तट पर आपके कोमल चट्टानें भी होती हैं, कठोर चट्टानें भी होती हैं। तो लघु निवेशिका में क्या होगा, सागरीय लहरें ना चल रही हैं तट की साइड, तो वहाँ पे वो कठोर चट्टानों को तो काट नहीं पाती और कोमल चट्टानों का अपर्दन कर देती हैं लहरों के द्वारा। इसी से क्या होता है, ये इस टाइप से अंडाकार आकृति बनती है। इसको अंडाकार कटाव भी कहते हैं, या इसी को बोला जाता है लघु निवेशिका। राइट, उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है तटीय कंदरा। तटीय कंदरा में देखो क्या होता है, जब सागर तट पर कठोर कगार के नीचे, मान लो ये कोई कगार है, ठीक है, इसके नीचे क्या है, कोमल चट्टानें पाए जाते हैं। जैसे ये कगार है, इसके नीचे ये तो कठोर मान लिया इन्होंने और इसको मान लिया यहाँ पे कोमल है ये, तो ये कह रहा है कि आसानी से काटकर खोखला बना देती हैं। तो क्या होगा, ये कठोर वाला पार्ट तो एज इट इज़ रहेगा और नीचे से ये जो कोमल चट्टान थी ऐसे कटनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या होगा, जब लहरें आई तो इनमें प्रेशर बन गया, अब लहरें वापस जाएंगी तो ये फैल जाएंगी। तो दोनों तरीके से सिकुड़ना और फैलना, दोनों तरीके की सिचुएशन इसमें बनी रहती है। तो इसी वजह से क्या होता है, एक गुफा का, जैसे मैं बता रही हूँ ये जो इमेज बनी है इस टाइप से, ये इस तरीके से एक गुफा का निर्माण हो जाता है। तो इसी को बोला जाता है तटीय कंदरा। नेक्स्ट है नंबर 4 वात छिद्र। जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा था, तटीय कंदरा या गुफा बन गई। तो अब क्या हुआ, समुद्र तटीय भागों में निर्मित गुफाओं में लहरों के आक्रमण, जैसे ये हमारी गुफा बनी थी, गुफा में क्योंकि हमारी लहरें और तट काम कर रहा है हमें पता है, तो अब क्या करें, लहरें आक्रमण से भीतर की वायु संकुचित होती है। जब लहरें इसमें आती हैं तो भीतर की जो वायु वो संकुचित हो जाती हैं, और क्या करेगी, जब वो सिकुड़न महसूस करेगी तो वो बाहर निकलने का प्रयास करती है। जो एयर है हमारी, जैसे लहरें आई, यहाँ पे हवा भी और पानी दोनों घुस गए, तो जो हवा है ना वो बाहर निकलने का प्रयास करेगी, और फिर प्रयास जब कर रही होती है तो क्या करती है, ये हवाएं जो कमज़ोर या कोमल जो गुफा की छत होती है ना, ये उसको तोड़ते हुए बाहर निकल जाती है। तोड़ते हुए, जो कमज़ोर पार्ट है, कोमल जो चट्टान है उसकी छत को तोड़ते हुए ये हवाएं बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जैसे ये छत थी, ये गुफा थी, ये निकल गई बाहर, तो ये छेद, एक होल सा बन गया है ना।
और जब ये होल सा बन गया तो अब इस गुफा में क्या करेगी, होल बन ही गया इस टाइप से, तो हवा उसमें इजीली घुस सकती है आसानी से। तो इसमें जब हवा घुसती है और जब हवा उल्टी वापस निकलती है, जैसे मैं बता रही हूँ फिर से, जैसे ये होल बना, ठीक है, इस होल में हवा घुसी और अब हवा जब वापस बाहर निकलती है तो इसमें से बाहर निकलती है ना, तो आवाज़ के साथ बाहर निकलती है वो हवा, इसी को बोला जाता है वात छिद्र, ठीक है। उसके बाद आपका है ज्यो। ज्यो क्या होता है, देखो अभी हमने ये किया कंदरा गुफा, है ना, यही पढ़ रहे थे। कंदरा की छत के गिर जाने से, जैसे ये छत थी हमारी गुफा की, क्योंकि ये गुफा तो बनी गई, गुफा की छत ही तो थी, तो ये छत क्या करेगी, एकदम से गिर जाती है। अब ये गिर के क्या गई, ये छत एज इट इज़ इस तरीके से यहाँ आ जाती है, तो यहाँ पे क्या बन जाती है, खाड़ियों का निर्माण हो जाता है। किसके गिरने से, गुफा की छत के गिरने से खाड़ियों का जब निर्माण होता है तो उसको बोला जाता है ज्यों। उसके बाद अगला है मेहराब। मेहराब में देखो क्या होता है, जैसे ये सागर, ये हमारा सागर, ये तट है हमारा और ये सागर है, तो ये जो तट है इसमें क्या होता है, जो चट्टान है सागर के तट की, वो सिर्फ यहाँ तक ना रहकर ये समुद्र की तरफ, आगे की तरफ बढ़ जाती हैं, ठीक है। अब ये पूरी यहाँ तक बढ़ गया और ये समुद्र का एरिया आ गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, अब ये तो है नहीं कि सिर्फ हार्ड रॉक ही हैं, सॉफ्ट रॉक भी होंगी, कोमल चट्टानें भी हैं, तो इस पानी के बीच में जो कोमल चट्टानें आएंगी ना, उसका अपरदन होना शुरू हो जाता है या उसका कटाव होना शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, एक छिद्र सा बन जाता है और उस छिद्र में से ना आर पार दिखाई देने लगता है, आर पार जैसे इधर के साइड आर पार दिखाई देने लगता है, ठीक है। और धीरे धीरे वो छेद क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे पानी लगा, हवा घुसी, तो धीरे धीरे ये जो छेद था, मैं तो एक अच्छे से बना देती हूँ, ये हमारे समुद्र है, ये हम आगे बढ़ गए यहाँ तक, तो यहाँ पे छेद सा बना और आर पार दिखाई देने लगता है और विशाल रूप जब इसका धारण कर लेता है, छिद्र बड़ा होकर, इसी को बोला जाता है मेहराब। जो छिद्र था, छिद्र का बड़ा हुआ विशाल रूप ही क्या कहलाता है, मेहराब। फिर उसके बाद है तटीय स्तंभ। ये देखिए स्टैक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं तटीय स्तंभ। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखिए सागर की लहरों से अपरदित होने से मेहराब की छत, मेहराब अभी हमने क्या पढ़ा था कि ये कठोर चट्टान, ये पानी और यहाँ कोमल चट्टान में छिद्र बना, तो क्या हुआ, मेहराब की छत, अभी वो जो छेद बना था उसकी छत, यानी कि ये जो छत थी टूटकर नीचे गिर जाती है, जैसे ये मेहराब है, कोई इसकी छत टूट कर ये आ रखी नीचे गिर जाती है, जिससे सागर की तरफ वाला भाग तट से अलग हो जाता है। जैसे अब ये क्या हुआ, इसकी छत टूटी और दूर यहाँ पर अलग होके दूर हो जाता है, जिससे एक खंबे का सर, खंबे जैसा खड़ा हुआ दिखाई देता है, ये दिख रहा होगा आपको इमेज में, ये खंबे जैसा जब खड़ा हुआ दिखाई देता है तो इसी को बोला जाता है तटीय स्तंभ। तटीय स्तंभ कब बनता है, जब मेहराब की छत टूट जाती है, टूट के जब आगे की तरफ एक स्तंभ की तरह खड़ी हो जाती है तो उसको बोला जाता है तटीय स्तंभ। फिर उसके बाद है नंबर 8 पे है तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म। अब तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म कैसे करती हैं, जो समुद्री लहरें हैं तटीय कगार पर लगातार कटाव करती रहती हैं, ये हमारा तट है, ये लहरें हैं, ये लगातार इसका कटाव करती रहती हैं, तो जिससे क्या होगा, भृगु का ऊपरी भाग टूटकर, भृगु मैंने बताया था पहला ही पॉइंट था हमारा कि नीचे से बेस कट जाता है, ऊपर की ओर ऊपरी जो भाग है उसका वो लटकता हुआ दिखाई देता है, तो तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म में क्या होगा, ये जो भृगु था हमारा वो क्या करेगा, टूट के गिर जाता है नीचे की तरफ, और जिससे कि उस स्थान से भृगु पीछे हटता रहता है, टूटा यहाँ गिरा, ये यहाँ से फिनिश, फिर ये टूटा यहाँ गिरा, ये यहाँ से फिनिश, तो इस तरीके से वो पीछे हटता रहता है। और भृगु के सामने तटीय भाग का, और भृगु के जस्ट सामने, जैसे ये वाला एरिया था,
इसके ये टूटा यहाँ गिरा, ये टूटा यहाँ गिरा, ये टूटा यहाँ गिरा, तो एक प्लेटफॉर्म सा दिखाई देने लगता है हमारा जो तट है उसके सामने। इसी को बोला जाता है तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म। ठीक है। लास्ट है आपका अपतटीय सोपान। समुद्र के तटीय भाग में लहरों द्वारा लगातार कटाव होता रहता है। जैसे ये हमारा तट है, हमें पता है कि लहरों द्वारा इसमें कटाव होता रहता है। और ये जो ऐसा नहीं है कि कटाव एक ही स्टेप पे होता है, आज इसको काटा कल इसको काटा, इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी सी बन जाती हैं, इसको बोला जाता है अपतटीय सोपान। तो इस तरीके से 9 हमारे स्थलाकृतियाँ बनती हैं अपर्दन की वजह से। अब हम करेंगे निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियाँ। इसमें वही है पहला पॉइंट, तरंग निर्मित प्लेटफॉर्म। तरंग निर्मित प्लेटफॉर्म में क्या होता है, जो सागरीय तट है हमारा, ये हमारा तट है, ये हमारी लहरें हैं। तो इसमें क्या होता है, अवसाद का निक्षेपण होता है। जो ये यहाँ पे अपर्दन हुआ था, अब इसका निक्षेपण यानी कि जमा होना शुरू हो जाता है। और तट के उथले भाग में निक्षेपण पदार्थों से, और जो तट है इसका जो उथले भाग में इस तरीके से सीढ़ी नुमा प्लेटफॉर्म बन जाता है, जो कैसा रहता है, जल में ही डूबा रहता है। बाद में आंतरिक हलचल या समुद्र तल नीचे होने से ये बाहर की तरफ भी दिखाई देने लगता है। मतलब पहले तो ये जो सीढ़ी नुमा आकृति बनी ये पानी के अंदर ही बन रही है, लेकिन जैसे वाटर लेवल कम हुआ तो ये बाहर की तरफ दिखाई देने लगता है। और ये बनता किसकी वजह से है, निक्षेपण की वजह से। इसी को बोला जाता है तरंग निर्मित प्लेटफॉर्म। उसके बाद है फिर सेकंड हमारा पुलिन। पुलिन में क्या होता है, सागर तटीय भागों में सागरीय लहरों से प्राप्त अवसाद के कारण सागरीय तल कैसा उथला हुआ सा दिखाई देने लगता है, और इसी उथले भाग को पुलिन कहा जाता है। ठीक है, उथला हुआ सा। और ये किसका बना हुआ होता है, बालू, बजरी, कंकड़, पत्थर। निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों में सारी डिपोजिशन से जो भी आपकी लैंडफॉर्म्स बनेंगी वो आएंगी। और ये चंद्राकार आकार में जन्मा होता है। इस तरीके से चंद्राकार, जो चांद की तरह आकार इस तरीके से होता है, उथला हुआ सा दिखाई देता है। फिर उसके बाद है कस्प पुलिन। कस्प पुलिन क्या होता है, सागरीय भाग में लहरों के द्वारा बालू, कंकर तथा बजरी जमा होता रहता है, जिसके कारण लंबे तथा पतले कटक समुद्र की तरह निर्मित हो जाते हैं। छोटे छोटे कटक, जैसे समुद्र की तरह ही छोटे छोटे कटक हमारे निर्मित हो जाते हैं, जिनसे होकर समुद्र में कुछ दूर तक रास्ता बन जाता है। ठीक है, कटक बन जाते हैं जिससे समुद्र में दूर तक का रास्ता बन जाता है। इसकी जो आकृति को ही कस्प पुलिन कहते हैं। जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, ये जो इमेज है ये आपकी किसकी है, कस्प पुलिन की ही है। उसके बाद है रोदिका तथा रोध। इस इमेज में सारे का रोदिका देख लीजिए, ये रोदिका पढ़ लेते हैं रोदिका के बारे में। रोदिका एक प्रकार के बांध होते हैं जो सागर तट के समानांतर निर्मित होते हैं। जो सागर तट है उसके समानांतर ही निर्मित होते हैं, इस तरीके से बांध होते हैं। ये लहरों द्वारा अवसादों के निक्षेपण से इनका निर्माण होता है। और निक्षेपण द्वारा तट पर बनने वाले कटक या बांध ही रोदिका होते हैं। जैसे कि ये जो दिख रहा है ना, ये रोदिका है आपका, बनने वाले कटक या बांध ही रोदिका होते हैं। ये बांध सागर जल में डूबे हुए एवं बाहर दोनों जगह पे हो सकते हैं। पानी में भी डूबे हुए हो सकते हैं, बाहर की तरफ भी निकले हुए हो सकते हैं। लेकिन जब ये सागर में डूबे हुए होते रहते हैं ना, तब तो इसको बोला जाता है रोदिका। किंतु रोदिका से ऊंची उठी कटक, जैसे रोदिका का बेस तो इन्होंने बताया इतना पानी में डूबा रहेगा, लेकिन जब पानी से बाहर रोदिका निकल जाते तो उसको बोला जाता है रोध। फिर है अपतटीय रोदिका। ये अपतटीय रोदिका आपको इमेज भी दिख रही है। अपतटीय रोदिका में है समुद्र तट से अधिक दूरी पर निर्मित होने वाली रोदिकाएं। समुद्र तट से अधिक दूरी पर, ये तट है आपका और इससे दूरी पर, और ज़्यादा दूरी पर निर्मित होने वाली जो अपतटीय जो रोदिकाएं हैं, रोदिका हम पढ़ ही चुके हैं, उन्हीं को बोला जाता है अपतटीय रोदिकाएं। फिर हमारा है नेक्स्ट संलग्न भित्तियाँ।
समुद्र तट पर सागरीय अवसाद से निर्मित रोदिकाएं जिनका ऊपरी सिरा जल की सतह से ऊपर दिखाई दे, ये हैं रोदिकाएं हैं। ऊपरी सिरा जल से ऊपर दिखाई दे रहा है, इसका एक सिरा स्थल से जुड़ा हुआ है इधर, और किंतु दूसरा सिरा समुद्र की ओर निकला रहता है। ऐसी आकृति को बोला जाता है संलग्न भित्ति। संलग्न मतलब दोनों साइड की, इधर भी तट की साइड भी और समुद्र की साइड भी। उसके बाद है टॉम्बेलो। ऐसी भित्तियां जो तटवर्ती छोटे छोटे द्वीपों को सागर तट से जोड़ती हैं। छोटे छोटे द्वीप हैं जिनको सागर के तट से जोड़ा जाता है। संयोजित होकर संयोजन रोदिका कहा जाए, उन्हें संयोजन रोदिका कहा जाता है, जो तट को द्वीपों से जोड़ती हैं। और दो शीर्ष स्थलों को मिलाने वाली रोदिका संयोजक रोदिका तथा किसी द्वीप या शीर्ष स्थल से किसी द्वीप को मिलाने वाली रोदिका किसी शीर्ष स्थल से किसी द्वीप को, ये देखो टॉम्बेलो, ये दिख रहा हूँ, ये आपको दिख रहा है ना, ये आपका तट है, ये कोई द्वीप है, और इसके शीर्ष को मिलाने वाली, द्वीप के शीर्ष को किससे मिला दिया, तट से मिला दिया, तो ये होता है आपका टॉम्बेलो। उसके बाद लास्ट आकृति आपकी हुक। हुक भी देखिए, हुक के जैसा ही दिखाई देता है इस तरीके से, ऐसे। हुक क्या होता है, तट से जुड़ी हुई कोई भित्ति सागर की ओर अधिक मुड़ी हुई होती है। तट से जुड़ी है, तट से तो सागर की ओर अधिक मुड़ी हुई होती है, तो ये हुक कहलाती है। ऐसी आकृति तट पर लहरों के दो दिशाओं से आने के कारण, लहरें दो दिशाओं से आती हैं जब ऐसी आकृति बनती है। एक हुक के बाद उससे जुड़ी कई और हुक भी बनाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही हुक बनता है, बहुत सारे हुक बन जाते हैं। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक फिनिश हो गया, सागरीय लहरों द्वारा निर्मित आकृतियाँ। होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।